कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड मैसिव हाइक फार्मूला और आपने इसको कैसे डेवलप किया? बीटेक करने के बाद नॉर्मल कॉलेज से जॉब तो लगती नहीं है, ठीक है। राइट। सो बट देन फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ बिग कंपनी, ठीक है, HCL। और वहाँ पे मेरा पैकेज बहुत बढ़िया शानदार वाला लगा, 1.4 lakhs पर एनम। वहाँ से शुरुआत हुई। वो 10,000 रुपये, 8-9 हज़ार रुपये कुछ मंथली सैलरी आता था। पर दुबई से में रह के जॉब छोड़ के वापस इंडिया है, जबकि दुबई इज नोन एज टैक्स हेवन, कि वहाँ पे लोगों की सैलरी भी ज़्यादा होती है, पैसे भी अच्छे कमाते हैं। दुबई इज़ नोन फॉर लग्जरीज और जॉब्स, और मार्केट बहुत अच्छा है। टैक्सेशन सबसे बड़ा पॉइंट तो वही है। एंड आई वाज हेल्पिंग अ कपल ऑफ पीपल जिनको ऑलरेडी सैलरी हाइक्स और रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए थे। तो मेरे अंदर से ऐसा था कि भाई अब तो ये वाला ना बढ़िया वाले लेवल पे करना है। Hi everyone, welcome to a new episode of Growthcast. Today I have with me Saurabh Pal, who is a hike specialist and he has trained 10,000 plus working professionals in getting a better salary hike. Today's episode is special because we'll sit down with them, double down on understanding what are some of the negotiation strategies that you can deploy with recruiters and hiring managers to get to a better package. Stay till the end because you will get nuggets of wisdom that will help you in a successful salary negotiation. Hi Saurabh, welcome to Growthcast podcast and thank you so much for taking out time. I wanted to understand from you from my first question कि what is the story behind massive hike formula और आपने इसको कैसे develop किया? Okay. So, first of all, thank you so much, Shashank, for conducting these podcasts and conducting all these kind of things, because this really empowers people और लोगों को कुछ तो भी inspiration मिलता है, तो they start moving on their Right. journey. So, I really want to appreciate that part. Now, coming on कि सबसे पहला initiation यही था कि बीटेक करने के बाद नॉर्मल कॉलेज से जॉब तो लगती नहीं है, ठीक है। Right. सो ये एक मेजर वो था, यही मेरे साथ भी हुआ। एंड पास आउट होने के 1-1.5 साल तक मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देता रहा, ट्राई करता रहा। एवरेज कॉलेज से एवरेज मार्क्स और एवरेज वाला काइंड ऑफ वो था बैकग्राउंड। सो कहीं कुछ हो नहीं पा रहा था। बट देन फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन अ बिग कंपनी, ठीक है, HCL। और वहाँ पे मेरा पैकेज बहुत बढ़िया शानदार वाला लगा, 1.4 lakhs पर एनम, ठीक है। सो वहाँ से शुरुआत हुई। वो 10,000 रुपये, 8-9 हज़ार रुपये कुछ मंथली सैलरी आता था। सो बट देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई मेरे यार दोस्त बाकी कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटी के बाकी लोगों से जब बात होने लगा, तो सभी का यही हाल था, 10,000, 12,000, 15,000 रुपये जब 4-5 साल की एजुकेशन पे लगाने के बाद। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ थॉट प्रोसेस बनने लगा कि यार मतलब कुछ तो लोग हैं जो कि बढ़िया जैसे काम कर रहे हैं, बढ़िया कंपनी में बैठे हैं और बढ़िया सैलरीज पे मतलब ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। सो लेकिन हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है, Right. ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बढ़िया बढ़िया कंपनी में बैठे हुए हैं, अरे लेकिन हमारा नहीं हो पा रहा। तो वहाँ से थोड़ा शुरुआत हुआ और फिर वहाँ से लगा कि यार कुछ अपने आप को ना लर्न एंड अपग्रेड करना पड़ेगा, सो दैट कुछ बढ़िया वाले अपॉर्चुनिटीज और सैलरी हाइक और इन सब पे जाया जाए। तो वहाँ से थोड़ा शुरुआत हुआ और मैंने अपनी जर्नी में अराउंड शुरू के 3-4 साल में 3 स्विचेस करे और हर बार मोर देन 100% ऑफ हाइक। सो 100, फिर किया 220, फिर उसके बाद किया 370 और फिर मैं इंडिया से दुबई चला गया। सो वो जर्नी ऐसी रही कि मैंने 3-4 बार स्विच किया और हर बार मोर देन 100% लिया। तो आसपास के फ्रेंड्स, यार दोस्त, कलीग्स वो काफ़ी इंस्पायर और वो थोड़ा बहुत टिप्स और बातचीत करने लगे। तो मैं जस्ट कैजुअली हेल्प कर देता सबका, और जिनको कुछ बताया, कुछ टिप दिया, कुछ तो भी ऐसा कॉन्वर्सेशन हो, तो वहाँ से उनके इंटरव्यूज क्रैक होने लग गए या सैलरी हाइक मिलने लग गया। तो वहाँ से ये थॉट डेवलप हुआ कि यार मे बी दिस कैन बी डन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, सो दैट लोगों को एम्पावर, ट्रेन और वो सब किया जा सकता है। रैंडम कैजुअल वाले तो रिजल्ट्स आ ही रहे हैं। तो वो एक चीज़ था जो कि थोड़ा इंस्पिरेशन दिया जिसने, एंड वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करना चालू किया। तो मैं दुबई में था उस टाइम पे और फिर वहाँ से एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को रिजल्ट मिलने चालू हो गए। फिर फाइनली मैंने जॉब छोड़ा वहाँ से और फिर 2020 से जर्नी स्टार्ट किया ऑफिशियली। Got it. पर दुबई से में रह के जॉब छोड़ के वापस इंडिया है, जबकि दुबई इज नोन एज टैक्स हेवन, कि वहाँ पे लोगों की सैलरी भी ज्यादा होती है, पैसे भी अच्छे कमाते हैं। Correct. ये डिसीजन क्यों लिया? इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखी या क्या था फ्रेमवर्क इसके पीछे? दुबई इज नोन फॉर लग्जरीज और जॉब्स और मार्केट बहुत अच्छा है। टैक्सेशन सबसे बड़ा पॉइंट तो वही है। बट वहाँ से ना उस टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी। सो मैं मतलब वो हंगर और वो विल इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। एंड आई वाज हेल्पिंग अ कपल ऑफ पीपल जिनको ऑलरेडी सैलरी हाइक्स और रिजल्ट्स मिलने चालू हो गए थे। तो मेरे अंदर से ऐसा था कि भाई अब तो ये वाला ना बढ़िया वाले लेवल पे करना है। लेकिन वहाँ पे क्या था कि इंटरनेट कॉल्स वगैरह सब बैन थी, व्हाट्सएप ये सब, जूम वूम चलता नहीं था अनलेस एंड अनटिल आप कमर्शियल लाइसेंस लो और उस तरह से करो। तो वो सब रिस्ट्रिक्शंस था। और स्टार्टिंग में जब बंदा खुद से करता है तो कमर्शियल लाइसेंस ये सब का थोड़ा सा लीगैलिटीज एंड थोड़ा सा एक्सपेंसेस ज़्यादा लग रहे थे। राइट। देन आई थॉट कि यार चलो एक चांस लेते हैं, यहाँ से जॉब छोड़ता हूँ, इंडिया चलता हूँ, दिल्ली चलता हूँ और वहाँ से कुछ करते हैं।
एंड अगर कुछ नहीं हुआ बाई चांस तो 1 साल बाद फिर ले लेंगे। तो मैं जब गया था तो मेरा दुबई और सिंगापुर दोनों का ऑफर था, तो मैंने कहा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ तो 1 साल बाद वापस से जॉब लेके आ जाएंगे। तो ये वो वाले वहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन थी, उस वजह से मैंने सोचा कि यार चलो इंडिया चल के वापस से चालू करते हैं। Got it. और इनिशियली यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कंटिन्यूअस लर्निंग। सो आज की डेट अगर देखें तो लोग खुद में टाइम इन्वेस्ट करने में काफी एप्रीहेंसिव होते हैं। मे बी मूवी देखने लेंगे या कहीं घूमने चले जाएंगे, पर खुद पे नहीं करते टाइम इन्वेस्ट। सो व्हाट इज योर वन टिप फॉर पीपल जो अभी इस जॉब मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं, क्योंकि टफ जॉब मार्केट है, कैसे कंटिन्यूअस लर्न कर सकते हैं? सो सबसे पहला चीज ये है कि अभी मार्केट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, एंड ड्यू टू सोशल मीडिया आप हमेशा मतलब उसके सोशल मीडिया के कंट्रोल में रहता है इंसान, चाहे वो एप्लीकेशंस हैं, यूट्यूब है या फिर इंस्टाग्राम है, कुछ तो भी है। सो सबसे मेजर फोकस ये रहता है कि जब भी उनको टाइम मिलता है तो वो इधर उधर मूवी देखने चले गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर दिया, वो करते करते 4-5 घंटे, अगर एवरेज स्क्रीन टाइम देखें तो 4-5 घंटे लोगों का निकल आता है। बट काफ़ी सारे सर्वेज हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ये बताती हैं कि भाई अगर आप अपने ऊपर टाइम लगाते हो, अपना सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ लर्निंग के ऊपर, तो अल्टीमेटली आप काफ़ी ग्रो हो सकते हो। और यही चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट करी अपने प्रोग्राम में भी, एज वेल एज बाकी जो अच्छे लोग हैं उनका देखते हैं, तो ये एक कॉमन पैटर्न समझ में आता है, निकलता है। और सिंपल सी चीज़ है कि व्हेन यू स्टार्ट, उसकी शुरुआत ऐसे होती है कि यू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर ओन सेल्फ। तो आप अपना खुद के साथ 20 मिनट 30 मिनट ऐसे खुद से बैठो, तो लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी मिलती है। काफ़ी बार लोगों को पता होता है कि भाई मेरे को ये करना है और ऐसे ऐसे मेरे को ये होगा, या फिर ये मतलब उनको पूरा पता है बट वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसका क्लैरिटी नहीं है। हाँ राइट, एग्जीक्यूट ही नहीं कर एग्जीक्यूट नहीं है, और वो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से ज्यादा आता है। तो अब मेजरली एक चीज है कि लोगों को ना सबके बारे में पता होता है, अपने पड़ोसी के बारे में, बुआ जी के बारे में, कजन के बारे में, सबका सब कुछ पता है, किसका कहाँ चक्कर चल रहा है, किसका क्या हो रहा है, सब कुछ पता है, बट उनको अपने बारे में नहीं पता। सो वो एक है कि भाई व्हेन वी स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद आवर ओन सेल्फ, तो वी गेट अ क्लैरिटी, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग आवर ओन वर्थ। और एक बार वर्थ समझ में आ जाती है तो देन पीपल फील कि यार यस आई शुड लाइक spend time on my learning and continuously evolve myself. Got it. और प्रोग्राम में कौन से मॉड्यूल्स हैं जो ये करने में आपको हेल्प करते हैं? Are they modules also built into your program? थोड़े थोड़े हमने कुछ कुछ मॉड्यूल्स और कुछ कुछ सेक्शंस भी डाले हैं, जैसे माइंडसेट वाला है, थोड़ा बहुत NLP के लर्निंग वाला है, एंड थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये वाली चीजें हैं, तो जिससे कि थोड़ा सा क्लैरिटी उनको मिलता है, एज वेल एज वर्क लाइफ बैलेंस वाली एक बहुत ज्यादा अभी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं लोगों को, एंड इवन दे अपीयर हैप्पी और मे बी उनका सैलरी इज वेरी गुड, but still they are struggling from inside, or maybe they are having a lot of conflicts with their partners, or maybe family, or maybe कुछ तो भी हो सकता है। So वो वाले कुछ कुछ सेगमेंट्स को कवर करते हैं, so that उनको ऐसा नहीं कि ओनली हाइक और ओनली सैलरी, बट उसके अलावा वाला ओवरऑल प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका बैलेंस रहना चाहिए। Got it. मैं थोड़ा गेयर शिफ्ट करूंगा। बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो फॉलोअर से आते रहते हैं, उसमें एक टॉप क्वेश्चन ये रहता है कि इफ आई एम चेंजिंग जॉब कंटिन्यूअसली, सो नेक्स्ट टाइम इफ आई एम सिटिंग विद अ हायरिंग मैनेजर, मैंने मल्टीपल स्विच मार रखे हैं, हाउ टू जस्टिफाई कि मैंने क्यों मारे ये स्विच? ओके, सो ये एक मेजॉरिटी ऑफ द लोग पूछते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस कि इफ आई कंटिन्यूअसली स्विच then they will raise question on my stability. So first of all, अभी जो हम मार्केट में देख रहे हैं कि before COVID, before 2020, before 2019, this was the majority concern, or maybe this used to be a major point from the recruiters. But अभी market ना एकदम से it has like changed to the next level. After COVID, after pandemic, बहुत ज़्यादा change हो गया है, एंड इतना ज़्यादा डायनामिक हो गया है कि पीपल आर इवन प्रेफरिंग कि भाई हाइब्रिड वाला मॉडल, वर्क फ्रॉम वाला मॉडल, एंड पीपल हैव गॉट लाइक ऑलमोस्ट डबल टू ट्रिपल अपॉर्चुनिटीज। अर्लियर if somebody is in Bangalore, he was only looking out for jobs in Bangalore, और मुंबई वाला मुंबई में देख रहा है, नवी मुंबई में घूम रहा है, बट अभी हाइब्रिड और ये वर्क फ्रॉम होम के ओपन की वजह से नाउ दैट मुंबई वाला पर्सन इज लुकिंग आउट अपॉर्चुनिटीज पैन इंडिया, राइट? So now people are not even asking, like recruiters are not even giving it that much of importance कि भाई आपने लास्ट कंपनी में सिर्फ 1.5 साल काम किया या फिर लास्ट कंपनी में आप सिर्फ 2 साल काम करा, तो अब वो इतना ज्यादा उसको पूछ और देख नहीं रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कीप ऑन गेटिंग इनसाइट्स फ्रॉम ऑल ऑफ आवर मेंबर्स, ठीक है? सो अभी वो पिछले 4-5 साल से वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आई थिंक दूसरा अपने ऊपर भी है कि अगर आपको लग रहा है कि यार इस जॉब में सैचुरेशन आ रही है या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अब नहीं है, तो भले ही 6 महीने हुए हो या साल भर हुए हो, डजंट मैटर, यू शुड मेक द मूव। क्योंकि 4 ही चीजें मेरे ख्याल से होती है, या तो आपकी वर्क लाइफ वहां पे बेकार हो गई, या तो आपको
बोला किसी और के लिए काम कुछ और कराने हाँ, लगे, या तो फिर हो सकता हो कि मैनेजर से आपकी उतनी ज्यादा नहीं बन रही है, या तो फिर हो सकता हो कि टाइमिंग ही आपको सूट नहीं कर रही है, तो उसके चलते आप मूव करते हो। पर आपके अंडरस्टैंडिंग में या आपके एक्सपीरियंस में व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्विच अ जॉब, कब आदमी को स्विच के लिए देखना शुरू कर देना चाहिए? ओके, सो देयर आर 3 साइंस व्हेन यू हैव टू कंसीडर अ जॉब चेंज। पहला ये है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, इट इज नॉट बीइंग अप्रिशिएटेड, और व्हाटएवर यू डिजर्व फॉर, जितना आप काम कर रहे हो, जितना वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, उतना आपको डिजर्विंग आउटपुट नहीं मिल रहा। एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर कंटिन्यूइंग इन द सेम कंपनी फॉर पास्ट 2 years, 5 years, 7 years, 10 years, बट वो एक ही जगह पर स्टक हैं। सो दिस इज वन ऑफ द साइंस। सेकेंड साइन इज कि अगर एनवायरनमेंट इज टॉक्सिक, मतलब एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है, मैनेजर सपोर्टिव नहीं है, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं, या फिर दी जाती हैं तो उस तरीके से नहीं दी जाती हैं, मतलब एनवायरनमेंट इज नॉट दैट गुड। एंड थर्ड साइन इज कि भाई आपका पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सनल एवोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। सो आपको मतलब आप कुछ नया एक्सपोजर लेवल पे नहीं सीख रहे हो, यू आर कीप ऑन डूइंग द सेम वर्क फॉर लास्ट 5 years। तो उसमें क्या है कि आप कंपनी का तो वो कर रहे हो, या फिर क्लाइंट को तो वो चीज मिल रही है, बट मैंने क्या सीखा, लाइक मैं तो वहां से वहीं रहा, पिछले 5 साल में मैं एक रिपीटेटिव टास्क कर रहा हूँ। राइट। सो ये 3 साइंस है मोटा मोटी, जिसमें लोगों को समझ जाना चाहिए कि भाई नाउ देयर इज अ नीड टू शिफ्ट, और मे बी देयर इज अ नीड टू चेंज। हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक इनहिबिशन नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों जो आपने पॉइंटर्स बताए, अगर उस पे कोई जॉब आपकी नहीं खरी उतर रही, तो आप स्विच कर सकते हो। बट स्विचिंग का पहला स्टेप जो होता है, जो किसी को पहली कॉल आती है, वो एचआर या रिक्रूटर से आती है, वेयर दे आस्क कि व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। सो हाउ टू गो अबाउट हैंडलिंग दिस कॉल? So a lot of times we recommend our members कि भाई you should postpone that discussion कि what is your expected salary. So instead of giving, there are a couple of things. First is we don't have to tell them the exact number. ठीक है. Second thing is we can postpone that discussion. Maybe we can deliver, or we can tell कि भाई yes, we can come on to this point, but before that let's schedule the interview, or maybe let's see whether we are a right match or not, or maybe I'll be able to deliver what is expected out of project or out of client or not. So इस तरीके से उसको थोड़ा हैंडल कर सकते हैं, बट 100% केसेस में एचआर मानेगा नहीं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि भाई मेरे को एक्सपेक्टेशन बताओ, बट 30-40% में वो थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं, एंड वो आगे चल पड़ते हैं कि भाई हाँ चलो ठीक है, शेड्यूल करते हैं। और अगर जो वो वापस से पूछेंगे, कि कुछ लोग जो नहीं मानते, वो कहते हैं कि भाई बताओ भाई क्या आपका एक्सपेक्टेशन है, तो उस केस में वी शुड ऑलवेज गिव देम अ रेंज। लेट्स सपोज आई एम ऑन 12 lakhs और मेरे को जाना है कि भाई मेरे को 20 के आसपास पहुंचना है, या उससे ऊपर जाना, जो भी है। सो वी कैन गिव देम कि भाई माय एक्सपेक्टेशन इज समवेयर अराउंड 18 to 20। इंस्टेड ऑफ अ एग्जैक्ट नंबर, वी शुड ऑलवेज गिव देम अ रेंज। गॉट इट। और अगर रेंज के बाद भी वो नहीं मानते हैं, या फिर अगर पुश करते हैं कॉन्वर्सेशन को कि नहीं नहीं एग्जैक्ट नंबर दो, सो हाउ वी कैन देन हैंडल दैट पर्टिकुलर? लाइक रेंज के बाद तो मान ही जाते हैं, लाइक वी हैव नॉट सीन लाइक एनी सिनेरियो कि वो रेंज के बाद भी बोल रहे हैं एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि वो उनको पता होता है कि भाई दिस इज द रेंज, और इतना हम दे सकते हैं, इतना हम नेगोशिएशन कर सकते हैं, ऊपर नीचे आ सकते हैं। बट अगर कोई बहुत ही जिद्दी बंदा मिल गया, और उसको तो आप अगर 18 to 20 बोल रहे हो, तो बीच का नंबर हम बोल सकते हैं भाई 19 है हमारा एक्सपेक्टेशन। राइट। और सैलरी नेगोशिएशन पे मैं और डबल डाउन करना चाहूंगा कि इंटरव्यू के स्टार्ट में ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा फ्रूटफुल रहती है, कि इंटरव्यू खत्म करने के बाद आपको एक कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए, क्योंकि तब तक आपका परफॉर्मेंस भी जुड़ जाता है, आप थोड़ा एक्स्ट्रा मांग सकते हो? यस, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज पीपल आर लूजिंग देयर अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो स्टार्टिंग में एचआर ने पूछा एक्सपेक्टेशंस क्या है, वहीं पे वो मुंह खोल देते हैं, और वहीं पे वो ज्यादा डिटेल में बंदा कैंडिडेट चला जाता है। फिर ऐसे ही वो टेक्निकल या फिर वो जो मैनेजरियल राउंड होता है, वहां पर भी कुछ मैनेजर्स पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी वो उसमें कॉन्वर्सेशन में जंप कर जाता है। अल्टीमेटली दिस डिस्कशन शुड हैपन इन एचआर राउंड ओनली। So the golden rule that we like recommend and tell people is कि you need to keep on postponing that conversation. So आप पहले अटेम्प्ट में पोस्टपोन करो, बट अगर नहीं मानता तो थोड़ा रेंज बता दो। फिर सेकंड अटेम्प्ट में भी पोस्टपोन करो, नहीं मानता तो चलो थोड़ा बहुत ऐसे करके बता दो, बट अल्टीमेटली वो लास्ट में डिस्कशन होना चाहिए। एंड व्हेन यू टेल कि भाई let's go ahead and get into the interview, let's see whether we fit each other's requirement or not. इस चीज से ना a lot of HRs मान जाते हैं, वो कन्विंस हो जाते हैं कि भाई पहले हम देख लेते हैं whether I'll be able to fit in your requirement, whether I'll be able to contribute more in your company or project। तो ये लाइन उनको अच्छी लगती है।
और आई थिंक जब आपका इंटरव्यू का फीडबैक भी लास्ट तक जाता है और अगर आपके सारे ही राउंड्स अच्छे हुए हैं yes तो आपके पास और थोड़ा स्ट्रॉन्ग केस yes होता है yes अपनी correct सैलरी अपने हिसाब से नेगोशिएट कराने वहाँ का। पे you are a little more authoritative compared to कि आप पहले राउंड में डिस्कशन कर रहे हो। राइट राइट राइट। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि पहले था कि आप किसी भी जॉब में रहो 3 साल 5 साल लोग लॉन्गिविटी देखते थे। yes अब अगर आज किसी को स्विच करना है तो आइडल टाइम ड्यूरेशन क्या है जिसके उन्हें स्विच के लिए देखना शुरू करना। आपने 3 साइंस बताए वो तो डेफिनेटली है, correct पर मिनिमम टाइम कितना एक कंपनी को देना चाहिए समझना चाहिए रोल। मिनिमम टाइम वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं बट अप्रोक्सीमेटली 18 मंथ्स इज अ गुड टाइम फेयर इनफ मतलब Got एक it. साल से 1.5 साल के बीच में इज अ गुड इनफ बट a lot of time situation ऐसा हो जाता है कि भाई I need to switch maybe 9 months only 6 months only तो then also you can go but around 18 months is a good time as of now। गॉट इट कि मिनिमम आपने एटलीस्ट 3 अपनी अप्रेजल साइकिल देख ली है Correct, 6-6 correct, महीने correct. की और आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई है। yes एक चीज जो मैं भी इस जॉब मार्केट में देख रहा हूँ कि अभी लोग काफी इम्पेशेंट हो रहे हैं कि यार हम अप्लाई कर रहे हैं तुरंत कॉल नहीं आ रही तुरंत कॉल नहीं आ रही। तो आपके एक्सपीरियंस में ये जो टफ जॉब मार्केट है जिसमें अभी अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है कितना होराइजन लेके चलना चाहिए कि अगर आज से मैं जॉब देखना शुरू कर रहा हूँ तो कितना टाइम मुझे लगेगा फाइनली कन्वर्ट करने में इफ आई डू इट विद सीरियसनेस। सो जब नौकरी और लिंक्डइन पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं उनको कॉल नहीं आती और कॉल आएगा भी नहीं। क्यों? कॉल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो 10 साल पहले 10 years बैक 15 years बैक 20 years बैक उनके बड़े लाइक एल्डर ब्रदर सिस्टर या माँ बाप उनके करते थे। स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग्स। तो मार्केट इज इवॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स आर इवॉल्विंग इतने सारे नए फीचर्स और नई चीजें आ रही हैं बट पीपल आर रिलक्टेंट टू लर्न दोज थिंग्स इसलिए हम वो कॉन्टिन्यूस लर्निंग वाला जो अभी हम बात कर रहे थे। राइट सो लाइक वीडियो रिज्यूमे इज वन ऑफ द थिंग्स। ठीक है इफ नौकरी ऑफिशियल हैज रिलीज्ड वन सर्वे where they are telling कि 0.02% profiles are only having video resume। राइट जब वीडियो रेज्यूमे का फीचर है तो भाई आप यूज करो उसको। ओनली वीडियो रेज्यूमे कैन गेट यू एटलीस्ट 7 to 10 इंटरव्यू इनवाइट वाला कॉल इन अ वीक क्योंकि बाकी लोग कर ही बिकॉज नहीं रहे। 0.02% तो नौकरी ने रिलीज किया डेटा कि भाई इतने लोग लगा के बैठे हैं तो अगर आप सिर्फ वो एक चीज भी कर लो तो आप 0.02% प्रोफाइल्स में आ गए। सो ये है। उसके अलावा पीपल डोंट यूज हैशटैग बेस्ड सर्चिंग। ठीक है ऊपर हैशटैग्स लगा के आप नौकरी उस पे लिंक्डइन पे आप उस तरह से ढूंढ सकते हो बिकॉज एचआरस भी हैशटैग बेस्ड सर्चिंग करते हैं। तो अगर आपके प्रोफाइल के कंटेंट में हैशटैग 5-7 हैशटैग डाल दो जो भी आपको जावा या जो भी आपका रेलेवेंट डोमेन है तो अगर वो हैशटैग होगा तो यू विल बी लाइक इम्प्रोवाइजिंग योर रैंकिंग। आपकी प्रोफाइल रैंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एंड इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो इफ यू स्टार्ट डूइंग दीज थिंग तभी आपको कॉल आएगा। अगर हम वही पुराने 10 साल 15 साल 20 साल वाले तरीकों से ढूंढेंगे तो नहीं आएगा कॉल। नहीं अभी मैंने एक लेटेस्ट न्यूज भी पढ़ा था कि एक मैनेजर ने अपनी टीम में खुद रोल के लिए अप्लाई किया और एटीएस ने उसी का रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया था। तो वहीं से मेरे को ये समझ में आया कि वीडियो रिज्यूमे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है क्योंकि उसमें थोड़ा पर्सनलाइजेशन भी आ रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी शोकेस हो रही है और एट द सेम टाइम आप अपनी स्टोरी भी कन्वे कर पा रहे हो जो एक टूल हो सकता हो ना देख पाए कि इस रिज्यूमे के पीछे कौन है। एंड वीडियो रिज्यूमे एक्ट्स लाइक योर पासपोर्ट। मतलब आप इंटरव्यू में जाने से पहले आपके बारे में उनको थोड़ी झलक थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा पर्सनालिटी दे गेट टू नो दैट ओके हु एग्जैक्टली यू आर थोड़ा सा। आई थिंक थोड़ा कल्चरल नुआंस भी है कि वी एज इंडियंस आर नॉट मच कंफर्टेबल इन फेसिंग कैमरा और इस तरह से बोलना। पर अगर किसी को बनाना है अपना वीडियो रिज्यूमे व्हाट आर सम टिप्स दैट यू वुड लाइक टू शेयर विद देम कि कैसे? वीडियो रिज्यूमे के लिए सबसे पहला टिप तो ये है कि भाई योर फर्स्ट 2-3-4 वीडियोस विल बी द वर्स्ट वीडियोस। राइट ठीक है। तो वो पहला वीडियो बंदा बनाता है उसको लगता है कि यार ये तो बहुत ही वाहियात है ये तो मतलब उसको विश्वास नहीं होता भाई ये तो मैं ही बोल रहा हूँ क्या। सो एंड देन दे गिव अप। सो इनिशियल 3-4-5 वीडियोस का प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी 7th one 8th one 10th one अच्छा निकल के आएगा। सेकंड चीज ये कि एज यू ब्यूटीफुली मेंशन कि पीपल आर इन इंडिया वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ फेसिंग कैमरा। हम कैमरा फ्रेंडली इतने नहीं है। रील स्क्रॉल कर लेंगे पर हाँ रील देख सकते हैं हम ठीक है 2-2 4-4 घंटे लेकिन वीडियो नहीं बना सकते। तो उसमें ये कि पहला तो है कि हमें कैमरा जो है अपने फेस लेवल या नेक लेवल पे रखना है। ठीक है सो दैट हमारा वो ऐसे वाला एंगल डिक्लिनेशन एंगल ना आए वीडियोस में। सो हम फेस या नेक लेवल पे रख सकते हैं। सेकंड इज मेजॉरिटी पीपल व्हेन दे मेक वीडियो रिज्यूमे और किसी भी टाइप का वीडियो दे प्रेफर लुकिंग एट देमसेल्व्स। तो वो हमें अपने आप को देखने के बजाय वी नीड टू लुक एट द कैमरा वाला होल। राइट सो ये एक चीज है। थर्ड पॉइंट इज कि इन वीडियो रिज्यूमे हार्डली यू नीड टू टेल एंड यू नीड टू टॉक अबाउट 60 to 70 seconds। हाँ सिर्फ इतना छोटा सा है। उसमें आप अगर अपने प्रोफाइल के बारे में इफ यू जस्ट मेंशन 5 मेन थिंग्स 60-70 seconds हो जाएंगे। हाँ राइट
सो ओनली एंड ओनली 60 to 70 सेकंड्स की बात है वो। गॉट इट। और आपने कई लोगों के नॉर्मल रिज्यूमे भी देखे होंगे, उसमें क्या मेजर मिस्टेक्स है जो बेसिकली आपको लगता है कि यार ये तो नहीं होनी चाहिए, दीज आर द बेयर मिनिमम बेसिक्स व्हिच शुड बी देयर इन एनी रिज्यूमे? ओके, सो अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स और एचआरस ये बोलते हैं कि भाई इन योर रेज्यूमे शुड नॉट हैव योर फोटोग्राफ, और मे बी दे टेल कि भाई इसका ट्रेंड अभी आया, इसका ट्रेंड चला गया और अभी नहीं चल रहा है, या पहले था, या जो भी है। बट for one of the most important thing is कि your videos or your resume should have your picture. अच्छा, Because if somebody is looking at your resume or maybe your profile, if I'm having two resumes, one resume is without photo, second resume is with photo. So फोटो वाले में मैं ज्यादा उससे कनेक्टेबिलिटी या फिर ज्यादा रिलेटेबिलिटी फील कर पाऊंगा एज कम्पेयर टू द वन विच इज नॉट हैविंग एनी फोटो। फेस बिहाइंड द रिज्यूमे पता चलेगा। तो उसका ट्रेंड है नहीं है, कुछ भी है, मार्केट में कुछ भी चलता रहे भाई। वन ऑफ द थिंग्स हम जो बोलते हैं आप अपने लोगों को कि भाई आपको फोटो तो चाहिए, आपको मार्केट में कोई बोले नहीं चल रहा, आपको लगाना है, तो वो एक चीज है, उससे बेटर कंप्लायंट रहता है। यस ATS कंप्लायंट रहता है, बेटर कनेक्टिविटी आती है। ATS के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग ये है कि इफ योर रेज्यूमे इज हैविंग टैबुलर्स लाइक टेबल्स, जो हम मेजरली वो 80% लोगों के प्रोफाइल में होता है, और वो उस सेक्शन में होता है जब हम दिखाते हैं कि भाई हमने कॉलेज में इतना परसेंटाइल आया, 12th में इतना आया, 10th में, तो वो बंदा टेबुलर में हम दिखाते हैं उसको। सो वो टेबल वाला जो कंटेंट होता है ना, इट डजंट, मोस्ट ऑफ द ATS में इट डजंट गेट्स पिक्ड। सो उसमें क्या होता है, मे बी कहीं पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि भाई 60% इन ऑल 3 कॉलेज, 10th एंड 12th, बट अगर वही कंटेंट आपने टेबल में डाल दिया, वो पिक ही नहीं हुआ, तो वहां से वो वाला, मतलब ऐसे करके वो बहुत सारे फैक्टर्स मिस हो जाते हैं। गॉट इट। सो ATS कंप्लायंस एक चीज हो गई। एक चीज और जो फॉलोअर्स ने पूछी है, कई ऐसे होते हैं लोग जो करियर ब्रेक पे रहते हैं, और करियर ब्रेक पे रहने के बाद फिर वो वापस से आना चाहते हैं या जॉब खोजना चाहते हैं, तो इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि कुछ प्रोग्राम्स हैं जो स्पेसिफिक टू करियर ब्रेक होते हैं, पर अभी मैं एक अश्विनी ग्रोवर की भी क्लिप देख रहा था, उसमें भी यही था कि करियर ब्रेक बहुत बड़ा टैबू है, कई एम्प्लॉयर्स के लिए टर्न ऑफ हो जाता है कि भाई क्यों तुमने गैप लिया। तो ऐसे लोग अपनी जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं, या क्या बेटर कर सकते हैं? When somebody is into a career gap wala phase, the only one thing that they can focus is कि how will I justify this gap? Got it. And majorly ये है कि gap is a normal thing. Like a lot of people like get into maternity gaps, ठीक है, a lot of people get into educational gaps, or maybe they were like a lot of times competitive examination, plus a lot of times few cases people try to do their own business or maybe try to do something by their own, and then they don't get success in it, then they resume their jobs maybe after 1 year or 6 months or 2 years. So in sabhi cases mein ultimately we just need to justify that particular scenario. और justification के लिए अगर हम उसमें simple एक चीज बहुत ज्यादा काम करती है कि if I can tell them कि भाई इस period में, in this 1 year maybe 6 months or 2 year वाले period में I did something that is gonna be helping me in my current job in your company. अगर मैं कहीं पे भी वो वाला एंगल हम थोड़ा रिलेट कर दें, then it works amazing. हाँ, आई थिंक अगर आप गैप ले रहे हो तो आपको ये भी माइंडफुल होना पड़ेगा कि वो 9 महीने पूरे खाली ना जाए, कुछ आपको मीनिंगफुल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत डिफिकल्टी होगी। ये तो हो गई गैप वाले लोगों की बात। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब में काम अच्छा चल रहा है, जॉब बढ़िया चल रही है, उस जॉब में अपनी सैलरी मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कि यार आई लाइक दिस प्लेस, आई लाइक द ऑर्गेनाइजेशन, बट हाउ टू मैक्सिमाइज सैलरी इन माय करंट रोल और करंट कंपनी, वो कैसे कर सकते हैं? नाइस। सो करंट कंपनीज, मतलब सेम ऑर्गेनाइजेशन या सेम प्रोजेक्ट में एट मैक्स सैलरी हाइक होता है 2%, 5%, 10%, जो मेजरली हमारा वो चलता है। कहीं बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया तो 15%, 20% कुछ केसेस में, बट मेजरली पीपल स्टक इन 2 to 5% वाला सिनेरियो। बट इसके लिए व्हाट वी डू इज वी आस्क ऑल ऑफ आवर मेंबर्स टू डू एन MC एक्टिविटी। ओके, सो MCA stands for monthly contribution activity. So what they do is कि let's suppose, okay, what happens is whenever we approach for internal appraisals and internal hike वाला conversation, so हम बहुत ज़्यादा uncomfortable हो जाते हैं कि हम जाके पूछ नहीं पाते, उसको बताएं कैसे या फिर उसको कन्विंस कैसे करें मैनेजर को। So वो होता है इस वजह से कि आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। मैं साल में एक बार जा रहा हूँ एंड देन आई एम ट्राइंग टू टेल देम कि भाई मैंने पूरे साल क्या क्या किया, एंड देन वो बोलेंगे हाँ भाई अगले साल देखेंगे, ठीक है। सो मैं हैबिचुअली नहीं हूँ उस कॉन्वर्सेशन का। सो व्हाट वी आस्क पीपल इज कि भाई आप साल में एक बार मत जाओ, आप साल में 10 बार जाओ, ठीक है। सो इन मे बी 30 to 45 days you can make a routine
कि आप अपने मैनेजर के पास जा रहे हो और अपने लीड के पास जा रहे हो एंड यू ओनली टॉक अबाउट प्रोजेक्ट और कंपनी, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। राइट। तो आप गए एक बार, आपने बात किया कि भाई हम प्रोजेक्ट को कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कैसे इसमें और डिलीवरी लेके आ सकते हैं, इसको और कैसे नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं, क्लाइंट को, प्रोजेक्ट को, कुछ को भी। और आपका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ 5-10 मिनट और आप वापस आ गए। राइट। सेकेंड टाइम फिर आप गए 2 महीने बाद, आपने वापस से सेम कॉन्वर्सेशन किया और फिर से आप वापस आ गए एंड यू कीप ऑन डूइंग दिस 5, 6, 7 टाइम्स इन अ ईयर। राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, जब आपका अप्रेजल साइकिल आने वाला है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पहली बात तो आप जाके कंफर्टेबल हो गए उनसे। जब उस टाइम पे जब आप जाओगे और अपने हाइक और अपने अप्रेजल और अपने लिए कुछ बात करोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो बंदा शर्माएगा आपको मना कैसे करे। क्योंकि आप पूरे साल आ रहे हो भाई कंपनी ग्रोथ की बात करने के लिए, अब आप अपने लिए आए हो तो वो आपको मना कैसे करेगा, देन दैट पर्सन विल थिंक कि भाई मैं इसको क्या जवाब दूं। राइट। राइट। सो ये वाला एक मतलब ये दिस इज रामबाण, मतलब ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि अभी जो भी लोग कर रहे हैं दे आर हिटिंग 60, 70, 90% ऑफ इंटरनल हाइक। नहीं, आई थिंक वेरी राइटली सेड। और एक चीज और इसमें मैं बस एक लेयर और ऐड करना चाहूंगा कि अपने मैनेजर से मिलो अपने स्किप मैनेजर से मिलो, मैनेजर के मैनेजर से मे भी उतना फ्रीक्वेंटली आप मत मिलो, पर 3 महीने में एक बार मिलो, जिससे ये दोनों अलाइन हो जाए। और फिर आपके लिए चीजें हो सकता हो थोड़ी बेटर हो जाए। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हम इसको जब हम डिटेल में ये वाला टॉपिक कवर करते हैं तो वी ऑल्सो टेल देम कि भाई आपको जो अपना एक लेवल ऊपर वाला है ना, उससे भी 3-4 महीने मिलना है। वाई? बिकॉज अगर जिससे आप रैपो बिल्डअप कर रहे हो 6 महीने बाद यही निकल गया, हाँ, या फिर यही चला गया, तो फिर हाँ उसके पास क्या ही जाएगा, आपका कुछ भी नहीं जा रहा उसके पास। तो ये वाला पॉइंट इज वेरी वैलिड कि भाई उनसे भी अपने को मिलना है नेक्स्ट लेवल वाले मैनेजर से एटलीस्ट 3-4 मंथ्स में एक बार। हाँ, कई लोग इसको आई थिंक उसमें डाल देते हैं कि ये बटरिंग करना होगा, पर आई थिंक बटरिंग की जगह ये पर्सनल ब्रांडिंग है जो आपको करना ही चाहिए। खुद के लिए बात करने शर्माने नहीं चाहिए। अल्टीमेटली वी टेक इट एज कि भाई हाउ वी कैन इम्प्रोवाइज आवर विजिबिलिटी इन आवर ओन प्रोजेक्ट या कंपनी। हाँ, राइट। सब उसको कोई और बटरिंग बोल रहा है, कुछ तो भी चापलूसी है, कोई भी अगर बंदा बोल रहा है तो मतलब कुछ नहीं कर सकते उसको। हाँ, नहीं, उसको मिलेगा 5%, अपने को मिलेगा 60%। हाँ, एट द एंड ऑफ द पैसे तो बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसके अराउंड है कि देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी इन नेगोशिएटिंग द नोटिस पीरियड। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत स्टिकी होती हैं 60 डे 90 डे के नोटिस पीरियड पे, पर एचआर को चाहिए होता है कि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। करेक्ट। सो हाउ टू सॉल्व फॉर दिस? So long notice period is what we call is your 90 days or 60 days का notice period is not a problem. Ultimately you are not able to handle it. ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी कंपनीज का भी 90 और 60 डेज ही है। सो व्हाट हैपेंस इज, अगर कोई एचआर हमें बोल रहा है कि यार आर यू इमीडिएटली अवेलेबल, आर यू अवेलेबल इन 1 वीक और 10 डेज और 15 डेज, आइडियली उसकी कंपनी में भी 90 डेज का नोटिस पीरियड है। राइट। सो ये अगर हम वहीं पे उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर दें, ठीक है, सो वो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो लाइक मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल व्हाट दे टेल इज कि भाई एज फार एज आई नो even your company ka notice period is 90 days. I appreciate that yes you want a candidate within 10 days or 15 days, but as per the policy even we have 60 days ka norms, but I make sure ki bhai I'll join you after 60 days if I'll be given a chance and we can schedule the interview or we can see as if we are fitting each other's requirement. तो वो conversation वहाँ से start करके इधर ले आते हैं। So more than 60-70% cases में they say yes and they go for scheduling the interview. मतलब आपको नैरेटिव थोड़ा सा चेंज कर देना होगा वहाँ पे। उनको ये रियलाइज कराना है कि भाई मेरी कंपनी में भी तो 90 दिन का है। मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई तू 9 दिन में आ जा। तो वो अगर हल्का सा उनको हिट किया then the entire perspective changes. Got it. एंड आई थिंक जॉब वाले सेक्शन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओवरसीज जॉब, क्योंकि इंडियंस टारगेट करते हैं कंट्रीज सच एज आयरलैंड, सिंगापुर और यूएई फॉर जॉब्स। अगर किसी को ओवरसीज मार्केट में जॉब क्रैक करना है, व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज एंड सम ऑफ द थिंग्स दैट दे शुड डू डिफरेंटली? ओके, सो when you have to plan your switch from outside India, so there are two kind of zones. One is grade A countries, one is grade B countries. अच्छा। So जब हमें इंडिया से जाना है, so definitely you can go to grade A companies और उसका preparation आप directly start कर सकते हो. That is fine, that is okay. But the easy pathway out is कि you should plan first for grade B countries. And when you get into grade B countries, वहाँ पे आपने around 9 months to 12 months minimum आपका experience हो गया, then वहाँ से you can switch to a grade A country. तो जब आप ग्रेड बी कंट्री में हो जाते हो, ग्रेड बी लाइक एशिया पैसिफिक जोन जितने भी हैं, कि यूएई वाला हो गया, सिंगापुर मलेशिया हो गया, अभी इंडोनेशिया और वियतनाम में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, श्रीलंका इज ऑल्सो लाइक गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो मे बी अगर हम यहाँ पे पहले ढूंढ ले एंड वी स्टार्ट वर्किंग देयर इन 6 months 9 months एट मैक्स 1 year, देन वी आर टैग्ड इनटू अ ग्लोबल एक्सपोजर
कि भाई आई हैव वर्कड इन इंडिया for 2 years, 5 years, 7 years. I have worked in 2 years for Dubai और श्रीलंका और anything. तो अब मैं ग्लोबल एक्सपोजर में टैग हो गया हूँ. अब वहां से मेरे को ग्रेड ए कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके वाला बेल्ट, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर मेरा इजी एंट्री होता है और मेरे बहुत सारे क्रेडिट्स ऐड हो जाते हैं व्हेन आई अप्लाई फॉर देयर. गॉट इट. सो आपको खुद को एज अ एक्सपैट दिखाना पड़ेगा कि मैं पहले से ही एक्सपैट हूँ. डायरेक्ट इंडिया से अभी डिफिकल्टी होगी जाने में. बट इट डजंट मीन कि पीपल डोंट गेट डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज इन यूके. और मिलता है बट वो थोड़ा सा टफ और बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है. लंबा आई थिंक. और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है. सो आई थिंक ये तो अपने जॉब सेगमेंट की बात कर ली. फ्रीलांसिंग भी इंडिया में काफी पिक कर रहा है. और फ्रीलांसर्स की एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि अगर हमें अपने क्लाइंट के साथ रेट नेगोशिएट करना है तो कैसे हम बेटर रेट पाएं, क्योंकि क्लाइंट अगर आप प्लेटफॉर्म से उठा रहे हो फीवर फ्रीलांसर, वहां 10 लोग और कोट मार रहे हैं. करेक्ट. तो ऐसे केसेस में कैसे नेगोशिएशन वो बेटर कर सकते हैं? सो इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट इज योर लेवल इन दैट फ्रीलांसिंग. इफ यू आर अ न्यूबी और मे बी यू आर स्टार्टिंग और यू आर अ बिगिनर, तो मे बी आप मार्केट रेट से कम में भी दे सकते हो. और मे बी स्टार्टिंग में 1-2 क्लाइंट्स के लिए यू हैव डन इट फॉर फ्री. और मे बी पीपल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, पीओसी के लिए. और मे बी पीपल आर डूइंग इट इन $10. यू कैन मे बी डू इट इन $3 और $2 और $4. ठीक है. सो अपना रिव्यूज, टेस्टिमोनियल्स और प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए. इफ यू आर अ बिगिनर, सो मे बी इवन इफ यू हैव डन 5 सच क्लाइंट्स, दैट इज फाइन, दैट इज ओके. बट टेस्टिमोनियल उनसे, दैट इज अ अर्निंग फॉर अस. और अगर आप मीडियम लेवल पे हो, देन maybe it is not about कि भाई if people are giving it at $10 या वाला गिग है, $20 का गिग है, तो हम थोड़ा प्राइस कम करके देते हैं. that's not a point. rather than आप थोड़े वैल्यू ज्यादा ऐड कर दो. राइट. उसी सेम प्राइसिंग में आप थोड़ा 1-2 डिलीवरेबल्स आपने एक्स्ट्रा कर दिया, फिर 10 की जगह 11 कर दिया, बट आपने कुछ 2-3 बहुत सॉलिड चीजें उसके अंदर डाल दी, तो वहां पे वो वाला वैल्यू एडिशन इज द मेन की पॉइंट. गॉट इट. और फ्रीलांसिंग में एक चैलेंज ये भी आता है कि सस्टेनेबल रेवेन्यू कैसे कोई बनाए, क्योंकि सैलरी में तो पता है कि महीने के आखिरी में आ जानी है. एज अ फ्रीलांसर आपको पता ही नहीं कि प्रोजेक्ट आने हैं कि नहीं. तो ये रेवेन्यू स्ट्रीम को कैसे प्रेडिक्टेबल बना सकते हैं इन लोग? उसमें प्रेडिक्टेबल बनाना का एक ऑप्शन है जहाँ पे कि आप रीअकरिंग वाले कुछ मॉडल्स में जा सकते हो. अच्छा. मे बी समथिंग ऐसा जो कि आपको पता है कि भाई वो वन टाइम डिलीवरी नहीं है, वन टाइम वर्क नहीं है, दैट इज अ मंथली रिटेनर वाला टाइप. जैसे लोग फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स का जो एजेंसी है वो सब करते हैं, तो उनको एक क्लाइंट स्टार्ट किया तो उनको पता है भाई यहाँ से 50,000 रुपए अब एवरी मंथ आएगा. नाउ ऑनवर्ड्स इफ आई फॉर मे बी आफ्टर 2 months, आफ्टर 1 month, आफ्टर 3 months, इफ आई ऑनबोर्ड 2 more clients और 3 more clients, तो वो अब कंपाउंड होगा. सो इसका भी 50-50 चल रहा है, दूसरे का भी 50-50 चलेगा, तीसरे का भी 50-50 चलेगा. सो ये एक चीज है जिससे वो इनफैक्ट स्टेबल रखने की बजाय वो अच्छे से ग्रो करता है, कंपाउंड करता है, अगर रीअकरिंग मॉडल में है तो. गॉट इट. आपने भी सौरभ स्टार्ट किया होगा दिस होल इनिशिएटिव एज अ फ्रीलांसर, फिर धीरे धीरे ये टीम ग्रो की. तो वो ग्रोथ जर्नी कैसे रही, कैसे खुद किया कि अब डिसाइड किया कि अब और लोग चाहिए इस जर्नी में, इसको कैसे आगे बढ़ाना है? ओके. सो स्टार्ट जब किया था एज अ फ्रीलांसर, एट दैट टाइम आई वाज डूइंग जॉब्स. सो आई वाज इन एक्सेंचर और आई स्टार्टेड डिलीवरिंग क्लाउड का ट्रेनिंग. ठीक है, Amazon क्लाउड, Salesforce क्लाउड का. आई यूज्ड टू फाइंड क्लाइंट्स फ्रॉम यूके एंड यूएस, क्योंकि वो डॉलर में पे करेंगे. वो कहाँ किसी प्लेटफॉर्म के? लिंक्डइन मेजरली. तो लिंक्डइन रीच आउट से एंड लिंक्डइन कनेक्शन बिल्डअप से. सो वो मैंने स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल जो कि ऑफिशियली, जैसे सिंगापुर में सेल्सफोर्स का मेन हेड ऑफिस है, तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग रैपो एंड बिल्डिंग कनेक्शन विद दोस पीपल. तो वहां से कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स मिलने लग गए. यूएस कनाडा वगैरह से ट्रेनिंग असाइनमेंट मिलने लग गए. तो दैट आई यूज्ड टू डू ऑन सैटरडे संडे. अच्छा. सो जितना पूरा महीने का सैलरी होता था मेरा, उतना वो एक सैटरडे संडे का ट्रेनिंग डिलीवर करके आ जाता था. ठीक है. सो देन इट गेव मी अ पॉइंट कि यार दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग नाइस, इसके बारे में थोड़ा कुछ फुल टाइम वाला सोचना पड़ेगा. सो वहां से वो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हुआ. उसके बाद आई वेंट टू दुबई. वहां पे वीकेंड वाज फ्राइडे सैटरडे, तो वो जुम्मे का ऑफ होता है उनका. तो वहां पे वो ये सेम चीज में थोड़ा फ्राइडे सैटरडे करने लगा. तो देन ग्रेजुअली आई फेल्ट कि यार वी शुड डू समथिंग थोड़ा फुल टाइम वाला भी, और यहाँ से निकल के कैसे उसको प्लान किया जाए. देन इनिशियली आई डिड नॉट हैव एनी टीम मेंबर. तो कोई टीम मेंबर तो नहीं था. तो खुद से ही सारा चीजें लर्निंग और एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होता है, उनको ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है, या फिर टेक्निकल टूल्स कौन कौन से सीखने हैं, बैक एंड ऑटोमेशन, लैंडिंग पेजेस, वेबसाइट बनाना, क्योंकि मैं आई वाज नॉट फ्रॉम अ नॉन आईटी बैकग्राउंड. राइट. तो ये सब चीजें खुद से सीखी, 6-8-9 महीने लगाए. बट देन आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑल. मतलब अभी मेरे को ऐसा है कि बिजनेस में जितने भी एरियाज हैं मैंने खुद से करे हुए हैं. एंड देन लेटर यू हैव पीपल, तो आप उनको ढंग से गाइड कर सकते हो या उनको ज्यादा डेप्थ में बता सकते हो, क्योंकि आपने खुद से किया हुआ है.
और वो भी थोड़ा आपको बेवकूफ नहीं बना हाँ, सकते क्योंकि उन्हें पता है कि इन्होंने ये Correct. सारी चीजें खुद कर रखी है. हम्म, बट हाउ इज द डिफरेंस नाउ, बिकॉज एक जॉब भी कर रखी है और एक फ्रीलांसर की तरह कितना बड़ा बिजनेस भी यू आर रनिंग, तो दोनों में क्या चीजें पॉजिटिव हैं एक की और क्या चीजें दूसरे में जो आपको बेटर लगती है? ये वाला जो एंटरप्रेन्योर वाला जो जर्नी है, ये बाहर से बहुत फ्लैशी लगता है, बाहर से बहुत ऐसा चमक धमक वाला दिखता है कि भाई ओके लाइफस्टाइल इज गुड या फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, ये सब है. सो दैट्स अ गुड साइड, एंड एज वेल एज आप अपना पे चेक खुद से अपना डिफाइन कर सकते हो. एंड बहुत सारे दिन ऐसे भी रहे हैं कि भाई जो मेरा दुबई में सैलरी था, पूरे साल का जो सैलरी था, उससे बहुत ज़्यादा हमने एक एक दिन में यहाँ पे किया है. ठीक है, सो वो वाला अगर एंगल देखते हैं तो इट इज ऑन अ पॉजिटिव वाला साइड और पॉजिटिव एंगल, बट एवरी साइड है, एवरी लाइक कॉइन हैज टू साइड्स. यहाँ पे ये है कि भाई यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कि भाई मतलब यू आर ऑलवेज इनटू दैट जोन. ठीक है, हसल पूरे टाइम. हाँ, पूरा हसल वाला उसमें है. स्टार्टिंग का 5 ईयर 7 ईयर उसके अंदर जाता है, बट इफ यू आर ट्रूली पैशनेट फॉर इट तब आपको रियलाइज नहीं होगा. बट अगर आप वो सेम चीज आप अपने पार्टनर से डिस्कस करो, अपनी वाइफ से डिस्कस करो, अपने हस्बैंड से डिस्कस करो, तो उनको वो चीज शायद एक बोझ लग सकती है. फिर उनको लग सकता है कि यार ये मतलब क्या ही जरूरत है इन सब की. ठीक है, बट अगर आप खुद से पैशनेट हो तो इट इज वेरी मच वेलकमिंग. राइट. सो ये वाला जो जर्नी है. जॉब वाले का पॉजिटिव साइड इज कि भाई वो एकदम टेंशन फ्री वाला वो है. जितना काम किया नहीं किया, थोड़ा बहुत लीव्स एक्स्ट्रा ले ली, कुछ भी किया, भाई आपको फिक्स पे और फिक्स सैलरी तो आना ही है. राइट. बट if somebody wants to build their lifestyle, somebody wants to build their wealth, somebody really want to scale it on to the next level, then फिर ये वाला पैरेलल जर्नी तो साथ साथ में और उसको करना ही पड़ेगा. मतलब you can also add some like great pointers on it कि भाई आप ऑलरेडी काफी सारी चीजें देख रहे हो, कर रहे हो, और पर्सनल ब्रांड बनाना, चीजों को साथ में करना, एंड अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन करना, ये लोगों के लिए भी इट इज नॉट जस्ट अ ट्रांजैक्शनल थिंग, बट लोगों के लिए भी बहुत बड़ा फायदा ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है. हाँ नहीं, डेफिनेटली मेरे को लगता है कि अब जॉब मार्केट ऐसा है कि स्किल ये एआई इंटरवेंशन के बाद सबकी मोर और लेस सेम लेवल पे आ जाएंगे अगर आपने ये टूल्स यूज करना शुरू कर लिया. Correct. तो कल को अगर मैं बैठा हूँ, दूसरा बैठा है, मेरी पर्सनल ब्रांड बेटर है, तो चांसेस ये है कि यू विल गिव मी अ चांस कंपेयर टू अदर पर्सन. तो आपको अपने थॉट को बाहर रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी अपना परसेप्शन बनाना पड़ेगा. आई थिंक एक लास्ट सेगमेंट है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक दैट सेगमेंट विल रेजोनेट विद लॉट ऑफ फ्रेशर्स. कि अगर हम इस मार्केट की बात करें, कंपनीज अपनी ज्वाइनिंग डेट डिले कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो रही हैं, कैंपस हायरिंग में जहां मास रिक्रूटर्स जाते थे अपने टाइम में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अब वो उन्होंने भी अपना प्रोसेस धीरे धीरे कम कर दिया जाना. तो फ्रेशर्स इस मार्केट में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं या कैसे अपनी करियर जर्नी की स्टार्ट कर सकते हैं? ओके, सो फ्रेशर के लिए तो सबसे पहले ये है कि उनका जो लास्ट सेमेस्टर है, और मे बी लाइक लास्ट के जो 2 सेमेस्टर है, लास्ट ईयर वाला जो टाइम है ना, उस टाइम पे दे स्टार्ट बिल्डिंग अ लॉट ऑफ देयर स्किल्स, जो कि उनको बाकी फ्रेशर्स या उनके जो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या यार दोस्त हैं, उन लोगों से एक नेक्स्ट लेवल पे पोजीशन करेगा. सो अभी फ्रेशर्स वगैरह वाले में भी क्या है कि मास रिक्रूटर्स आते हैं या फिर ऑफ कैंपस वाले प्लेसमेंट में बंदा जाता है, तो वहाँ पे वो बल्क हायरिंग होती है, 100 लोग उठा लिए, 500 उठा लिए, 400 उठा लिए. बट वो 400, 500, 800 लोग या 1000 लोग जितने भी उन्होंने उठाए, they all are of same level, और मे बी दे ऑल हैव अ काइंड ऑफ सिमिलर स्किल सेट, या उनका लेवल सबका सेम है. बट अगर उनमें से कोई 2, 4, 5 लोग बच्चे ऐसे होंगे कि भाई जिनका स्किल सेट एकदम ही डिफरेंट है, और मे बी पिछले 6 महीने 1 साल से वो पाइथन सीख लिए, थोड़ा बहुत क्लाउड सीख लिए, थोड़ा बेसिक अपने आप को अपडेट कर लिया, नाउ दे आर नॉट जस्ट फ्रेशर्स. ठीक है, उन्होंने कहीं काम नहीं किया, बट उनका लेवल ऑफ लर्निंग या लेवल ऑफ स्किल्स थोड़ा उनसे ऊपर है. राइट. तो अगर वो 400 बंदों का हायरिंग भी हुआ, हायरिंग डिले भी हुआ, ठीक है, तब भी वो 4-5 को ज्वाइनिंग मिल जाएगा, चाहे बाकी 395 का डिले हो जाए. हाँ, राइट. तो अगर हम अपने थोड़े से स्किल पे काम कर लेते हैं और अपने आप को पोजीशन ऐसे करते हैं कि भाई आई एम मच बेटर देन ऑल दीज पीपल या ऑल दीज लाइक कलीग या जो भी जैसे भी है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं रुकेगा आपका. सेकंड चीज जो फ्रेशर्स को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है अभी आजकल, कि दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग, बहुत कुछ बच्चे हैं जो कि अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स. तो उनसे वो डायरेक्ट रेफरल अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं. जैसे हमारे ग्रुप में भी जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, वो हमारे ग्रुप के जो फ्रेशर्स और वो वाली जो जनता होती है, उनको डायरेक्ट रेफरल ऐसे ही लगा देते हैं. कभी कभी कैसे तो उनका इंटरव्यू भी नहीं होता. सो वहाँ पे वो थोड़ा एडवांटेज ले सकते हैं कि अपने नेटवर्क को थोड़ा सा उस तरह से बनाया जाए कि डायरेक्ट एंट्री मिल पाए. आई थिंक नेटवर्किंग में सबसे बड़ी मिस्टेक एज अ फ्रेशर कोई कर सकता है, तो वो ये है कि जब जॉब चाहिए उसी टाइम आप जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, सीधे कह रहे हो मेरे को या तो रेफर कर दो आप या जॉब दे दो. ये थोड़ा पहले ही से डिसाइड करना है. बीटेक में तो 3rd ईयर से आप स्टार्ट कर सकते हो कि 3rd, 4th ईयर 2 साल आप मिलो. जैसे
मैं ही True, रीच आउट कर रहा हूँ तो आई कैन टेल कि सौरभ आप 30 मिनट की मेरी मेंटरशिप कॉल ले लोगे क्या, जिससे मेरी थोड़ी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए। सैलरी नेगोशिएशन हमने शुरू में भी टच किया था, फ्रेशर्स के केस में भी डू यू फील देयर इज अ स्कोप फॉर सैलरी नेगोशिएशन, या इट इज वेरी टफ बिकॉज कंपनीज का अपना बजट होता है जब वो कैंपसेस में आती हैं? फ्रेशर्स के केस में सैलरी नेगोशिएशन इज पॉसिबल, बट इट विल नॉट बी लाइक कि भाई अगर वो 5 का बजट लेके आए तो हम उनको 7-8 पे क्रैक कर लेंगे। बट येस 20, 30, 40, 50,000 के आसपास तक का उनके पास एक स्कोप होता है। राइट। और वो जो स्कोप होता है वो बहुत ही कुछ चुनिंदा बच्चों के लिए होता है, एंड इट हैपन्स। मतलब वो हमारे टाइम पे भी होता था, हमारे Right. कॉलेज के 1-2 बच्चे थे, HCL और ये सब जब आई थी हम सबको वही मतलब 1.4, 1.3 ये वाला पैकेज मिला था, लेकिन कुछ बच्चे जिनको 2.2 भी मिला था। राइट। सो थोड़ा सा स्कोप होता है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको परफॉर्म और पोजीशन अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा, और वो लास्ट 1-2 सेमेस्टर में प्रिपरेशन उस तरह से करनी पड़ेगी कि आई एम नॉट जस्ट अ फ्रेशर, आई हैव आल्सो लर्न दिस 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 दिस। और उसके लिए सबसे एक चीज फ्रेशर जो कर सकते हैं, दे कैन रिसर्च द मार्केट, ट्रेंड देख के कि व्हाट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग इनटू द मार्केट, राइट। उसके ऊपर थोड़ा 2-3-4 महीने लगाएंगे तो दे विल बी एबल टू पोजीशन देमसेल्व्स। गॉट इट। आई थिंक दिस ब्रिंग्स मी टू माय लास्ट क्वेश्चन। आप जो लोगों से सुन रहे हो या बात कर रहे हो, व्हाट इज द सेंटिमेंट रिगार्डिंग दिस जॉब मार्केट, कि विल इट गेट बेटर फ्रॉम हियर, या 2025 में अगेन थोड़ी म्यूटेड टाइप ऑफ ग्रोथ रहेगी, अपॉर्चुनिटीज थोड़ी मिनिमम ही रहेंगी लोगों के लिए? सी व्हाट वी फील इज कि अपॉर्चुनिटीज विल ऑलवेज बी देयर, राइट। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल फील कि यार विच इज द बेस्ट मंथ फॉर अ जॉब चेंज, विच इज द बेस्ट मंथ की जहाँ पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ सकती है। इनफैक्ट यू नीड टू बी ऑन योर टोज ऑन एवरी सिंगल डे, 365 डे। मे बी लेट्स सपोज कल फॉर एग्जाम्पल एक बंदा एक TCS या एक्सेंचर में से उसने लीव किया, तो उसकी ओपनिंग तो वहीं कल क्रिएट हो गई। हाँ, मे राइट। बी आई फील कि यार मेरे को दिसंबर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जनवरी में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बट इफ आई विल बी ऑन माय टोज दैट अपॉर्चुनिटी कैन कम 365 डे। राइट। सो 2025 में तो इनफैक्ट हाइब्रिड वाला अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग कि जो इफ यू आर स्किलफुल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। राइट। आई थिंक इट टाइज बैक टू आवर ओरिजिनल पॉइंट की कंटिन्यूअस लर्निंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू learn, unlearn and relearn, जैसा आप कहते हो, that you have to do. Thank you so much for taking out time, Saurabh. This was very meaningful, and I think काफी हेल्प मिलेगी सबको, because we are going into that season जब job switches होना स्टार्ट हो जाएंगे। Absolutely. Thank you so much, Shashank. I hope that you enjoyed this episode. Let me know in the comment section इनमें से कौन सा है, कैसा है जो आप अपने next job switch में use करने वाले हैं. Subscribe to the channel for more such content and share this video with someone who might find it useful.